Hello, this is SKV and you are watching Mahindra English Hub. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं बताने जा रहा हूँ आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर के नाम से जानते हैं। बाबू ये एकदम हर्बल्स का काम करेगा, क्योंकि जब तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप नहीं जानेंगे अंग्रेजी बढ़िया से न लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं। सो मेरे बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू कंप्लीट बाय हुक और बाय क्रूक, एनी हाउ दैट्स यू हैव टू कंप्लीट योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज इफ यू विल कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर, automatically you will start to speak in English. Hold the civil scene, observe the situation. Without future indefinite tense, you are not going to make your sentence. What this will be also show the future indefinite tense, but if you are also going to make your sentence in simple present. Simple present and future indefinite tense, conditional sentence you are also going to make there. So with the help of a structure, we have to develop a lot of a structure in future indefinite tense. Babu, each and every personality knows about that, how to speak English, but he this will be apart from the situation. When that will go to face the problem, that very time he has been failure. So I want to say something about this structure. If this will complete the future indefinite tense, after that he will feel very easy to speak in English, because its structure is very important for you. Now thus I am also going to start your video. Right now I am teaching future indefinite tense. Just listen. Let's start the video. बाबू मैं बताने जा रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे बाबू। अगर आप अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और ऐसे तो 12 अगर आपके पास टेंस हैं जो सब काइंड्स में आप पढ़ते हैं, तो वो 12 के 12 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको ट्रांसलेशन बनाने की ज़रूरत होगी तो कैसे ट्रांसलेशन को बना पाइएगा, तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बाबू एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट तो बेसिक स्ट्रक्चर सब जानते हैं मेरे बच्चे, कि सैल होता है, विल होता है, V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और एक चीज़ मज़े की बात है कि अगर आप विल प्लस नॉट लगाते हैं तो इसको शॉर्ट में वंट पढ़ते हैं, और अगर सैल प्लस नॉट लगाते हैं तो बाबू इसको हम शांट पढ़ते हैं, ठीक है। भूल से भी सैल नॉट नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। तो बाबू ये तो हमारा हो गया असर्टिव, ठीक है। असर्टिव के दो पार्ट, तो एक नेगेटिव भी मैं बना लूँ, एक सब्जेक्ट सैल या विल, और उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद V1 तब ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव और ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले तो सैल या विल हमको लिखना पड़ेगा, और सैल या विल के बाद सब्जेक्ट देंगे, फिर उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये है सैल या विल, और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और तब उसके बाद नॉट, तब उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर बाबू WH वर्ड्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे शैल या विल, और तब उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, तब उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर WH वर्ड्स लिखेंगे, और उसके बाद शैल या विल लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, तब नॉट अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद इस तरीके से। तो मेरे बाबू मैंने क्या बताया कि सैल प्लस नॉट शांट पढ़ते हैं, विल प्लस नॉट वुंड पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, और ये जो है इंट्रोगेटिव हो गया, और एक ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो बाबू मैंने बताया था कि क्वेश्चन भी दो प्रकार से, एक तो यस नो क्वेश्चन, दूसरा जो है WH क्वेश्चन। यस नो से जिसकी उत्तर मिलती है यस नो क्वेश्चन, और जिसका यस नो से उत्तर नहीं मिलता है WH। तो बाबू सबसे पहले क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट
in your classroom. Without practice, you are not going to speak in English. And if you have a lust to speak in English, you are very excited to speak in English, you have to follow each and every structure. After that, it may be possible. What's IDAS have been announced, 3 types of book is also prescribing in the market: grammar book, translation book, and how to improve your writing skill. So Babu, you have to follow over that. I am giving you some tips, thus you have to follow. It's most necessary for you. You know, it is played a vital role in our society for developing your mind. What just I'm also going to show something, the tips before you. Actually, just you that you will take any book of a story, thus you will started to give their reading. If you will tell any newspaper, whatever that will be old, no problem at all. And with the help of that newspaper, then you will started to reading. And you know what's the problem with you? Actually, at the first time you feel problem, but after making practice, there is no problem. Yeah, it may be possible at a first time when if you are going to study, you will not get to understand well, but after a week, after 15 days, 1 fortnight, as you started understanding easily. So Babu, please, what you have to do about that, if you have a grammar book, you have a translation book, you have a writing skills book, then once again that you will see, and after that you will started to write down. What of it? At a first time the will feel boreous. Actually, I am writing after seeing the book, but Babu, you will be habituated. Whatever that you will write many times, many and more times, more and more times, after that they will get about that result after started to coming in your mind. And whatever that will also going to help about that, then you can also feel very easy. Why? Because you are making practice. So Babu, English is so easy, only you have to make practice, because it's not my mother tongue language, it's a foreign language. And whenever this will create the environment, then you have to create a very nice environment. After that, it may be possible to become a fluent speaker, because it's a need, Babu. Whenever the SIF will go to face the walk-in interview of Air Force, Navy, NDA, without English, it will not do your work. So I think it's a necessary for you. How can you learn? I don't know about that, but I'm providing something about that. You will have to make the practice. Are you getting? Okay. तो एक्चुअली आई एम टेलिंग समथिंग बाबू, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आपकी जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा, उस तरीके से आपका इंग्लिश का इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते चले जाएंगे. फिर बहुत सारे जीडी कैसे करते हैं, पीडी कैसे करते हैं, सेमिनार कैसे करते हैं, एंकरिंग क्या होता है, स्टेज शो कैसे होता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, भाई स्पीच कॉन्टेस्ट क्या होता है, डिबेट कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स है जो मैं आपको सामने बताऊंगा और आप बिल्कुल सीखेंगे. मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अंदर वो जज्बा है सीखने का और सीख पाएंगे. तो बाबू, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करना है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फिर लिखना है WH वर्ड और फिर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और अब इसकी सहायता से मैं मान लूँ कि यहाँ पे लिखूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा. तो आओ बाबू, एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है. आप जानते होंगे कि आई या वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और रेस्ट विद द रेस्ट जिसको बोलते हैं, विद द रेस्ट क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो विद द रेस्ट विल का प्रयोग किया जाता है. लेकिन मैं एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा कि बाबू ये जो है ना, इट हैज़ बीन यानी शैल जो है, शैल हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम आवर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर. इन द प्लेस ऑफ शैल ओनली वी आर यूटिलाइजिंग विल. इन द सेंस ऑफ spoken, the if will also go to utilize the word. There is no necessary to use their shall. If you will know about this mystery, then you can use their will or it will do. I think your sentence will be correct. There is no argument. Wordly you have to do with anyone, so you have to discuss something about that, then you will be okay. अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो चर्चा किया बिल्कुल ही सही चर्चा किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाबू विल प्लस नोट वंट पढ़ते हैं, सेल प्लस नोट साल्ट पढ़ते हैं, आईवी के साथ सेल लगता है और विद द रेस्ट विल लगता है. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि शेल को अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर से हटा दिया गया है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की. अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पीछे वाला बुक लिखा हुआ है बाबू सेल विल का, उसमें प्रयोग मिलता है, इसलिए आप भी उसको पढ़ते हैं. टीचर भी हमारे पढ़ाते हैं, ठीक है. सारे टीचर पूजनीय होते
होते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस पर आप क्या करोगे कि जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच, और यहाँ पर लिखा इंग्लिश और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब बाबू वर्ब लिस्ट जो होता है ना, वर्ब यानी किसी भी बुक्स में देखेंगे, मान लीजिए कोई भी ग्रामर का बुक हो, V1 V2 V3 V4 सब दिया हुआ रहता है, यानी प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल सबका फॉर्म दिया हुआ रहता है। और उसको देखना है बाबू क्या होता है, जैसे टीच है तो टीच का दूसरा रूप टाउट होगा, तीसरा रूप जो होगा उसका भी टाउट होगा, फिर चौथा रूप टीचिंग होगा, और V5 के रूप में जो सिंगुलर वर्ब बोलते हैं वो टीचेज होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं कि मैंने ये स्ट्रक्चर बताया कि आई शैल टीच इंग्लिश, तो आई शैल टीच इंग्लिश, आई शांट टीच इंग्लिश, शैल आई टीच इंग्लिश, फिर लिखेंगे कि शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, वाई शैल आई टीच इंग्लिश, वेयर शैल आई टीच इंग्लिश, या फिर वाई शैल आई नॉट टीच इंग्लिश। बहुत तरह के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो ठीक है बाबू, मुझे लगता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर आप सीख गए होंगे। अब अगले स्ट्रक्चर की तरफ हम आपके सामने चलते हैं, और मुझे लगता है कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो बाबू अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो मेरे बच्चे ये सब दिमाग में आप रखेंगे। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लिखा, बाबू नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसमें मैं दो चीज़, देखिए भाई, मैं जानता हूँ कि शैल या विल मॉडल एक्सुलरी वर्ब के अंतर्गत भी रखा गया। ऐसे सच्ची मायने में टेंस दो और बाकी तो मॉडल्स हो जाते हैं, जिसको कहते हैं बाबू मॉडल। उसको टाइमलेस हम लोग कहते हैं। जब मॉडल्स में पढ़ाऊंगा तो सारा चीज़ समझाऊंगा कि कैसे टाइमलेस होता है। तो ये बी ही, ठीक है ना, वर्ब का पहला फॉर्म माना जाता है। तो आप बी भी लगा सकते हो, और यहाँ पे मेरे बच्चे बीकम लगा सकते हो, नाउन या एडजेक्टिव। हाँ, एक चीज़ और, कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए तो नोट डाउन भी करते चलिएगा मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो, और सीख लीजिए बाबू। ये सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी या बीकम प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो बच्चे मैंने बोला कि मैं एक शिक्षक, ठीक है, बनूंगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मैं एक शिक्षक बनूंगा, क्या बोलेंगे भाई, आई। आप तो पहले से लगा रहे हो शैल, फिर लगाओगे बीकम। अगर आप बी भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे टीचर, ठीक है, मैं एक शिक्षक बनूंगा। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं एक शिक्षक बनूंगा। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगा, क्या मैं एक शिक्षक बनूंगा, क्या मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगा, बहुत तरह के ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। अब बाबू सब्जेक्ट है, और इसके बाद शैल या विल है, और शैल या विल के बाद देखिए हैव, और ये हैव भी V1 होता है बाबू। आप जानते होंगे कि हैव जो है दो फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एक तो एक्सुलरी वर्ब में यूज़ किया जाता है, और दूसरा जो यूज़ किया जाता है आपका मेन वर्ब। तो जब मेन वर्ब में होता है तो क्या होता है मेरे बच्चे, मेन वर्ब में हैव होता है V1, हेड होता है V2, और फिर हेड होता है V3, और V4 हैविंग होता है, और उसके बाद V5 हैज होता है। तो ये V1 के रूप में भी होता है। और इसके बाद अगर हम लिखें शैल या विल प्लस हैव, तो अब ये दोनों हो गया। और उसके बाद हम अब लिख सकते हैं यहाँ पे नाउन, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी होगा, आई शैल हैव। अगर कह दें कि BMW कार होगा तो आई शैल हैव अ BMW कार, मेरे पास एक BMW कार होगा। बाबू नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप आराम से बना सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी या बीकम प्लस नाउन एडजेक्टिव। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे, ठीक है ना, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तीसरा स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं। तो बाबू अब हम शैल या विल लेते हैं, फिर हैव लेते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप यूज करना चाहें तो टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि मतलब इस तरह का हिंदी देता है जो आपको समझना चाहिए। हिंदी क्या देता है, होगा के सेंस में देता है या पड़ेगा के सेंस में। देखिए इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा फोर्स करके बोलने के लिए, जब हम सिंपल फ्यूचर में कोई भी काम के लिए थोड़ा फोर्स करते हैं तो फोर्स करने के लिए इस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको आना होगा, ठीक है। अब हमने बोला आपको आना होगा, अब ये कहते हैं कि आप आएंगे तो इसमें फोर्स नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आपको आना होगा तो फोर्स हो गया मेरे बच्चे। तो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, और लिखे यहाँ पे कम टू के बाद तो B1 यूज होता है। कहे आपको खाना होगा, चाहे कहे उसे, ठीक है, उसे
खाना होगा तो क्या है, या खाना पड़ेगा भी आप बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि ही लिखेंगे, विल लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव लिखेंगे और बाबू ही विल हैव, और तब फिर लिखेंगे टू, इसके बाद ईट। ठीक है, खिलाना होता तो हम फीड कर देते, फीड फेड फेड। याद रखिएगा बाबू, वर्ब का फॉर्म आपको याद करना होगा, तब भी जाके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने बताया जो स्ट्रक्चर उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, बोर्ड को क्लीन करता हूँ बाबू। अब आप धीरे 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 बहुत सारे टेंस में स्ट्रक्चर सीखते चले जाएंगे और एक बार देखेंगे कि जब लिखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके दिमाग में क्रिएशन होगा उसका तो आप ट्रांसलेशन बना ही लीजिएगा। तो भाई ट्रांसलेशन जब बना लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है और यही सेल या विल है बाबू जो अभी पढ़े। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव और उसके बाद टू प्लस बी या बिकम और तब नाउन या एडजेक्टिव। देखिएगा बाबू, ये जो है मैंने अभी जस्ट स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, इस स्ट्रक्चर पर कहें। अब देख लीजिए, जैसे मैंने बोला आपको एक डॉक्टर बनना होगा, फोर्स डाल रहे हैं, उसका मन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको एक समाजसेवी बनना होगा, तो मैंने बोला आपको एक समाज सेवी बनना होगा या फिर होगा पड़ेगा। तो इस तरह के सेंस में मेरे बच्चे आप जो लगाना चाहें, जैसे कहिए कि यू विल हैव टू बी, ठीक है, सोशल वर्कर, समाज सेवी बनना होगा, बनना पड़ेगा। अब कहें कि आपको एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको एक इंजीनियर बनना, इस तरीके से। अब बाबू कुछ आपको एक स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं जो आपको देखने से नहीं लगता है, ठीक है ना, कि वो जो है सिंपल फ्यूचर का है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बोलने का काम जो होता है ना बच्चा, वो कंडीशनल सेंटेंस का होता है। ठीक है, कभी कभी इसमें दो, देखिए जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा आप क्या करेंगे, पहले समझ लीजिए कि यहाँ इफ से शुरू होगा या कंजंक्शन का वर्ड व्हेन से शुरू होगा या कोई भी और कंजंक्शन का वर्ड अनटिल से शुरू होगा या जो भी इस तरीके से अनलेस से शुरू होगा। ये तो बात की बात है, कंजंक्शन में ही पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे V1 V5 ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मेरे बच्चे, इसका क्या है ट्रिक आप समझ लेना। इसका ट्रिक यही है मेरे बच्चा कि बाबू जब कभी भी सिंपल फ्यूचर में दो गो वाक्य आ जाता है तो पता है हम लोग क्या करते हैं, जब सिंपल फ्यूचर में दो वाक्य आ जाता है तो फर्स्ट वाला जो वाक्य होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और बाद वाला जो वाक्य होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, एक जो है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका कंडीशन के अनुसार ये वाक्य इधर भी जा सकता है और ये वाला वाक्य यानी इधर भी आ सकता है। यानी इस स्ट्रक्चर को इधर लाएंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर को इधर लाएंगे तो कंजंक्शन को नहीं भूलेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले जो होगा वो कंजंक्शन जरूर होगा इस तरह। अब कहें, ठीक है ना, यदि आप आओगे, ठीक है, यदि आप आओगे तब मैं जाऊंगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, ये देख लीजिए कंडीशन है, आएंगे तब जाएंगे। तो इफ लिखेंगे, यू लिखेंगे और यहाँ पे सेल वगैरह नहीं लगाएंगे, इनकी गागे की है तो हम लगा देंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं करना। इफ यू कम अ कॉमा देन, तब के लिए कॉमा, आई शैल, उसके बाद गो, तब मैं जाऊँगा। कह रहे हैं जब वो, ठीक है ना, जब वो मुझे पत्र लिखेगी मैं उसका जवाब दूंगा। तो जब वो मुझे पत्र लिखेगी तो व्हेन लिखेंगे और वहाँ पे सी लिखेंगे, फिर राइट्स लिखना होगा, व्हेन सी राइट्स ए लेटर, ठीक है, व्हेन सी राइट्स ए लेटर टू मी, जब वो मुझे पत्र लिखेगी मैं उसे जवाब दूंगा, आई शैल रिप्लाई। और उसके बाद वो लड़की थी इसलिए यहाँ पे लगा देंगे आई शैल रिप्लाई हर। तो बाबू कंडीशनल सेंटेंस ऐसे बनाते हैं। अब कुछ और स्ट्रक्चर जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है उसको सीखना। तो मेरे बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।
वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। और बाबू अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि हमने सिस्टमेटिक प्रोसेस से ऑर्डर में एकदम वीडियो 1 2 3 4 5 6 लेक्चर के नाम से आपको अपलोड कर दिए हैं, और उसको देखिए, एकदम समझ में आपको आएगा। चलिए ठीक है, अब क्या कहें कि सब्जेक्ट है। अब घबराइएगा नहीं बाबू कि एम इज आर लगा रहे हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे भाई, तो मैं बता रहा हूँ एम इज आर अब प्लस यहाँ पे लिखे टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम इज आर हो गया, फिर उसके बाद अबाउट हो गया, फिर उसके बाद टू हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे बच्चे इसमें क्या है डेवलप करने के लिए कि सब्जेक्ट लिखे एम इज आर लिखे, और उसके बाद अगर आप चाहें तो टू बी या बिकम लगा सकते हैं, प्लस नाउन या एडजेक्टिव लगा सकते हैं। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, फिर अबाउट लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद टू प्लस बी या बिकम प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद सब मैं बता रहा हूँ बाबू, आप भी लिखते चलोगे, साथ में पढ़ते चलोगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा, फिर लिखा है, और ये स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ, टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे बच्चे इसमें भी लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है या हैज, और उसके बाद लिखेंगे टू बी या बिकम, ठीक है, बिकम अब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा, तो आपको देखने से नहीं लग रहा होगा कि भाई ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन मेरे बच्चे है। अब कैसे है जरा सा समझिए, क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं वह एक पत्र लिखने को है। अब देखिए पत्र लिखी नहीं है, लिखने को है, तो आप समझ सकते हैं कि सी इज टू राइट ए, और उसके बाद लेटर कहें गाड़ी खुलने को है, मेरे पिताजी आने को हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे, और बेहतर होगा कि आप घर पर प्रैक्टिस करते रहें। अब मैंने लिखा, ठीक है, वह एक पत्र लिखने को है, और यहाँ पे लिखा दूसरा स्ट्रक्चर लिखा है कि वह एक डॉक्टर बनने को है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ही इज टू बी या बिकम अ डॉक्टर। अब इंजीनियर बनने को है, कलेक्टर बनने को है, जज बनने को है, इस तरीके से। अब सब्जेक्ट एम इज आर अबाउट टू प्लस B1। अब लिख रहे हैं क्या, गाड़ी खुलने को है, या गाड़ी खुलने वाली है। अब बाबू देख लीजिए कि खुलने को है या खुलने वाली है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। तो द ट्रेन इज, अब देख लीजिए गाड़ी खुलने को है या खुलने वाली है, आगे की बात को बता रहा है कि नहीं। तो जब आगे की बात को बता रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए यहाँ पे अबाउट टू बी, अब मैं बोल रहा हूँ आई एम अबाउट टू बी या बिकम ए गवर्नमेंट टीचर। मैं एक सरकारी शिक्षक बनने को हूँ। मैं एक सरकारी शिक्षक बनने को हूँ या बनने वाला हूँ। बाबू बने नहीं है, बनने वाले हैं, बनने को हैं। अब देखिए सब्जेक्ट, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। बाबू होम के पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, जब पजेसिव केस होता है तब जाके होम के पहले यूज होता है। अब मैंने बोला मुझे घर जाना है, ये भी देख लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं। घर गए नहीं है बल्कि घर जाना है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ टू बी या बिकम प्लस नॉन एडजेक्टिव। आई हैव टू बी अ गवर्नमेंट टीचर।
मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना है, मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना है। अब देखिए यहाँ पे बने नहीं है, बनना है। तो अब देखो बाबू, समराइज कर देते हैं इस स्ट्रक्चर को, समझिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल फ्यूचर में मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, वह एक पत्र लिखने को है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव डेवलप कीजिएगा, वह एक पत्र लिखने को है, वह एक पत्र नहीं लिखने को है, क्या वह एक पत्र लिखने को है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखने को है। फिर आप सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस टू बी बिकम प्लस नॉन एडजेक्टिव, ठीक है। मैं एक डॉक्टर बनने को हूँ, वह एक डॉक्टर बनने को है, वह एक इंजीनियर बनने को है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके साथ ऐसे डेवलप कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट है प्लस एमिजार प्लस अबाउट टू प्लस B1 प्लस, यानी इस तरह का रहेगा, गाड़ी खुलने को है, वह घर जाने को है, या वह घर जाने वाले हैं। इस तरह का अगर सेंस आएगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस एमिजार अबाउट टू बी बिकम प्लस नॉन एडजेक्टिव। तो मेरे बच्चे इस चीज़ को समझना है कि बी बिकम प्लस नॉन एडजेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं। तो सिंपली ये चीज़ समझने वाली बात है, बनने के सेंस में यूज करते हैं। मैं एक सरकारी शिक्षक बनने को हूँ, मैं एक डॉक्टर बनने को हूँ, मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ। आप बहुत तरह के ट्रांसलेशन डेवलप कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ अब प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला, मुझे पढ़ाना है, मतलब पढ़ाए नहीं है, पढ़ाना है, दैट मीन्स फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि शैल विल लगा हुआ है तभी सेंटेंस फ्यूचर का होगा, मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जब भी सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में बोलते हैं, तो कोई ना कोई सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, कोई ना कोई सेंटेंस पास्ट का होगा, कोई ना कोई सेंटेंस फ्यूचर का होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस टू बी बिकम प्लस नॉन एडजेक्टिव है। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, तो इसमें हमें कह दिए कि मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक कलेक्टर बनना है, मुझे एक जज बनना है। और सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस टू बी बिकम प्लस नॉन एडजेक्टिव का सहायता से बना सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम ट्रांसलेशन को डेवलप करते हैं और उस ट्रांसलेशन को डेवलप करके कैसे हम लोग बनाते हैं। अब आगे जो है बहुत तरह का, ठीक है ना, हम स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये जो है स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपके पास कुछ न कुछ आइडियोलॉजिक होना चाहिए, और जब तक आइडियोलॉजिक नहीं होगा तब तक आप स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से कहें, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हम स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखें कि सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये शैल या विल है, आ रही बात समझ में। और उसके बाद मैंने लिखा क्या भाई कि यहाँ पे B1 के जगह पर नो लिखा, और फिर लिखा हाउ प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चे एक चीज़ फिर मैं लिखा, इसी स्ट्रक्चर को या कर दिया, सब्जेक्ट मैंने लिखा शैल या विल लिखा, और फिर उसके बाद मैंने नो लिखा, और फिर मैंने लिखा सीधे V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कह रहे हैं मैं अंग्रेजी बोलना जान जाऊंगा। तो अगर बोल रहे हैं कि मैं अंग्रेजी, ठीक है ना, बोलना जान जाऊंगा। अब ये जो है, आप जरा सा देखिए, मैं अंग्रेजी बोलना जान जाऊंगा, मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई शैल नो हाउ टू स्पीक और इंग्लिश, या आप दूसरे तरीके से बनाए आई शैल नो, ठीक है, स्पीकिंग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश। तो मेरे बच्चे इस तरीके से मैं तैरना सीख जाऊँगा, मैं बोलना सीख जाऊंगा, मैं पढ़ना सीख जाऊंगा। इस तरीके से बहुत सारा ट्रांसलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। अगला बाबू सब्जेक्ट है, उसमें शैल या विल है, और उसके बाद अगर बिगिन आप लगा रहे हैं प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जब ये काम करता है तो लगा लगी के सेंस में भी है। कह रहे हैं कि आप एक दिन अंग्रेजी बोलने लगेंगे, आप एक दिन अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो अब जरा सा देखिए बाबू क्या लिखे कि यू विल, ठीक है, बिगिन टू स्पीक इंग्लिश वन डे। अब देखिए इस तरीके का जितना भी आप अच्छा काम करने लगेंगे, आपको भगवान मदद करने लगेंगे, आपको आपका दोस्त मदद करने लगे, अगर इस तरीके से है तो आप ट्रांसलेशन को डेवलप
कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धीरे धीरे मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस एल ए विल प्लस नो हाउ प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एल ए विल प्लस नो प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही है, जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये सब्जेक्ट प्लस एल ए विल प्लस बिगिन प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें आपको मैंने बताया कि बिगिन का हिंदी शुरू करना होता है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो उसका हिंदी शुरू करना के सेंस में नहीं होगा, लगा लगी के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपके सामने बहुत सारा जो आप बोलते हैं उस तरह के ट्रांसलेशन को रखने जा रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा, ठीक है ना, कि भाई सब्जेक्ट शैल या विल, और वहाँ पे लिख दिए फिर से, ठीक है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें बाई जोड़ दीजिए, आफ्टर जोड़ दीजिए, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला वह खाना खाकर सो जाएंगे, तो भाई सबसे पहले वह खाना खाकर सो जाएंगे। ठीक है। अब जरा सा देख लीजिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो वो सो जाएंगे का ट्रांसलेशन बनाइए कि ही विल स्लीप। अब उसके बाद क्या है भाई, खाना खाकर, तो बाई या आफ्टर के बाद V4 लगता है, तो आफ्टर लगाइए या बाई लगाइए। अब खाना खाकर सो जाएंगे तो यहाँ पे टेकिंग डिनर भी कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सफ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। सफ़र का मतलब भी रात्रि का भोजन होता है, तो वो खाना खाकर सो जाएंगे। ठीक है। वह बोलते रहेगी, अगर मान लीजिए कह रहे हैं ना कि वह बहस करते रहेगी, अगर मान लीजिए इस तरह का ट्रांसलेशन है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल ले जाइएगा, और उसके बाद ठीक है ना यहाँ पे कीप का प्रयोग कीजिएगा या गो का प्रयोग कीजिएगा, फिर उसके बाद ऑन और तब V4 का प्रयोग कीजिएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। वह बहस करती रहेगी, अब यहाँ पे कह रहे हैं और करती ही, वह बहस करती रहेगी या करती ही रहेगी। ठीक है ना, करती रहेगी, वह बहस करती रहेगी। अब यहाँ पे है कि दो इसमें ट्रिक है, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सहायता से बना सकते हैं, और दूसरा अगर आप चाहें, आपने देखा नहीं है कि एक ही ट्रांसलेशन को कई एक तरह से हम लोग बनाते हैं, तो वो जो है आपको सोचने वाली बात है कि वह बहस करती रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सी, फिर उसके बाद लिखेंगे विल, और यहाँ पे कीप ऑन लिखेंगे, और ये जो है आर्ग्यूंग होता है, आर्ग्यूंग। ठीक है, वह बहस करती रहेगी, तो ये जो है सी विल कीप ऑन आर्ग्यूइंग, और यहाँ पर डिस्कसिंग भी लिख सकते हैं, डिस्कसिंग। ठीक है बाबू, तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है। अब समझ गए होंगे कि पहला मैंने सब्जेक्ट प्लस एल ए विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट बताया, फिर बाई आफ्टर V4, बाई आफ्टर के बाद V4 का प्रयोग होता है, फिर दूसरा मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस एल ए विल प्लस कीप या गो ऑन प्लस V4 होता है बाबू, वह बहस करती रहेगी। इस तरीके से इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी इसको हम बना सकते हैं। तो अब जो है इतना स्ट्रक्चर हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब जरा सा जान लीजिए कि अगला स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि लिखे कि सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, और मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। अब ये जो है इनफॉर्मल स्टाइल में अगर आप लाइक का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो लाइक अपने बाद V4 भी लेता है, और लाइक जो है 2 प्लस B1 भी लेता है। ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब कह रहे हैं मैं खाना पसंद करूंगा, कहने का मतलब ये हुआ जब इनफॉर्मल स्टाइल में आप बोल रहे हैं, तब फॉर्मल स्टाइल में बोलने के लिए विल की जगह वुड का प्रयोग करने के लिए नियम बताता है। तो आप बता सकते हैं कि आई शैल लाइक टू इट, मैं खाना पसंद करूंगा। अब कह रहे हैं कि नहीं मैं जाना पसंद करूंगा, तो एस आई शैल लाइक टू आउट गो। देखो बाबू बहुत तरह के ट्रांसलेशन, ये नहीं है कि जो हम रट करके बोलेंगे वही नहीं। अगर आप रट करके बोलते हो तो अंग्रेजी आप नहीं बोलो, नो रटिफिकेशन, ओनली यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट कॉन्फिडेंस डेवलप्ड ऑटोमेटिकली इन योर mind, and after that whatever you want to vomit something before any personality, there is no hesitation, there is no illusion, there is no confusion, and you are not in dilemma. And I think frankly you can speak English there, but you that have been chat some points after that you are going to cut and paste in your sentence, I think you are not going to do better. So if you want to do better best in your life, then you have to think yourself, after that it may be possible, otherwise there is no possibility, because
because each and everybody is thinking about that I have to become a fluent speaker, but how many students are getting success? The student who that's will also get success, who are very crazy of English, and he will know about that every day making practice. That is why that's I want to suggest you, don't cram. Only you have to make practice, and according to your mind apply your sense and speak English, then you will develop and improve yourself. Are you getting? ओके बाबू, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस लाइक, और उसके बाद भी4 भी लगा सकते हैं। तो मैंने बोला कि आई शैल लाइक टू गो, आई शैल लाइक गोइंग, तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई शैल लाइक गोइंग। देखिए एक चीज़ मैं समझा देना चाह रहा हूँ बाबू, मैं जाना पसंद करूँगा कि जब स्पोकन बोलने की बात होती है तो 2 तरीके से, एक फॉर्मल स्टाइल, दूसरा इनफॉर्मल। तो कुछ ऐसे बात होते हैं जो हम लोग फॉर्मल से भी काम चलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल का मतलब ही होता है कि इस तरह से जो कि हम मतलब एकदम अगर ग्रामर के बेस पर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, बट स्पोकन के लहजे में जो फॉर्मल होता है उसको आप यूज करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन इनफॉर्मल भी जैसे यूज कर सकते हैं। और मैं तो जो ट्रांसलेशन बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो चलिए आज का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इतना ही, और आई थिंक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है बाबू, तो तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मन लगा करके पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, देश दुनिया में नाम कीजिए, यही हमारी दुआ है, यही हमारी आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।